हेलो प्यारे बच्चों, मैं अक्षय जैन एजे सर शुरू करने वाला हूं मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चुनिंदा सवाल। जो सवाल मैं सेलेक्ट करके लाया हूं उनमें से कुछ सवाल हो सकता है आपने पहले कभी ना देखे हों, ना सुने हों, ना एक्सपेक्ट किए हों, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो मोस्टली जे एडवांस के हिसाब से जो पैटर्न आता है उसके हिसाब से काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक सवाल पीछे स्क्रीन पे ही चल रहा है। तो ऐसे सवालों का पूरा संगम है जहाँ पे आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो ये मत समझना कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जेईई मेन लेवल का है। आपको एडवांस के माइंडसेट के हिसाब से आपको मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में सही डेटा, सही कैलकुलेशन के बाद स्कोर करना है, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। आइए देखिएगा, क्योंकि देखो जे एडवांस में क्या होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चारों ऑप्शन जो हैं कभी कभी वो अलग दे देता है, तो आपको चारों ऑप्शंस को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम तो जाएगा ही। तो उसी के ऊपर है अभी ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है एंड ऐसा नहीं होता कि जे एडवांस में सारे के सारे क्वेश्चन ही मुश्किल होते हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन है जिसको अपने को स्कोर करना ही करना है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो और बच्चे तो इस क्वेश्चन में पक्का स्कोर करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है पावर ऑफ द सोर्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, सरफेस एरिया, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द मेटल। ये सारी चीज़ें आप गिवन है, एडजस्टेड टू 60, 6000, 0.04 सब कुछ गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंड क्वेश्चन ने बोल दिया कि HC की जो वैल्यू है, जो प्रॉपर कांस्टेंट 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम हम यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन ने आपको दे दिया है। 4 ऑप्शन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या बोला है उसने। रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द मेटल यूज्ड। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होंगी वो तो सीधा सीधा होती है मैक्सिमम hν माइनस फाई नॉट और मिनिमम होती है 0। तो उसमें एफिशिएंसी ऑफ द, या फिर इसको जो ईल्ड फैक्टर बोलते हैं, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, वो क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने बोला इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द बॉल इज 1.9। तो सबसे पहले जो एनर्जी है फोटोन की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो होगी HC बाय लैम्डा। तो 12420 डिवाइडेड बाय 6000, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 2.07 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एनर्जी मिल गई है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन की जो गिर रहा है। अब बोला कि यार वर्क फंक्शन जो है इतना है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो सिंपल सी बात है, कितनी होगी, एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 2.07 है 1.9, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो स्टेटमेंट 2 जो है उसने एक डेटा दिया था, उस डेटा को सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इफ द मटेरियल ऑफ मेटल प्लेट हैज वर्क फंक्शन 2.1। हाँ, अब पंगा हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि वर्क फंक्शन जो है 2.1 का है, तो अगर ये 2.1 है, इसका मतलब आप खुद सोचो कि अपना तो एनर्जी ऑफ द फोटोन 2.07 ही है। इसका मतलब ये तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा नहीं पाएगा। तो इसीलिए नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड, जैसा कि हमने सोचा था। तो ऑप्शन सी है वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। डी वाले में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, पर आसान ही है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो होंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रेडिएट हो रही है पर यूनिट एक फोटोन की एनर्जी, एक यूनिट फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी जो है वो है 2.07 इंटू कितना करना है बच्चों, 1.6, ठीक है। तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो ये जो था 2.07, इसको अपने को जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जूल से तो जूल्स कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इन्होंने ये भी बोला है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे। मैं अभी जो निकालने वाला हूँ वो है कि कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो फोटॉन्स गिर रहे हैं वो हो गया 60 जूल्स पर सेकेंड अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर आपको यहाँ से मिलेगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर देना,
10⁻⁻4 मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार देख लेते हैं, ये बनेगा 60, एक 0 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.07 इंटू 10⁻⁻4। तो आप देखो कि 10⁻16 बनता हुआ दिख रहा है, एंड इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3 और 6 अपॉन स्लाइटली ग्रेटर देन 3 जो है कहीं ना कहीं स्मॉलर देन 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से डी ऑप्शन भी आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमने मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स को क्लब कर दिया है। ठीक, यूजुअली जिस साल जे एडवांस का पेपर आता है, जैसे 24 की अगर बात करें, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही टॉपिक से वो पूछ लेते हैं, एक ही चैप्टर से उन्होंने ऊपर नीचे करके पूछा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में दो अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स किया गया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट है कि स्फीयर के पोटेंशियल को हमें यूज़ करना है, और दूसरा यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वंस अगेन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, या पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है एन आइसोलेटेड जिंक बीड ऑफ रेडियस आर चार्ज टू अ नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट, एंड उसने बोल दिया कि वी इन्फिनिटी 0 है। तो बीड बेसिकली कुछ नहीं, एक मोती जैसा शेप है जिसको अपन एक मेटेलिक स्फीयर मान सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर मान सकते हैं टू अ नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट। अब उसने बोला इट इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। अब बच्चों फ्री स्पेस का मतलब होता है कि बस यही है और अगल बगल कुछ नहीं है, कोई ग्रेविटी आपको नहीं सोचना, कुछ अलग से जो है इसको पकड़ा हुए कौन है वो सब कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये मानना है कि चारों तरफ से इसके ऊपर एक इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिर रही है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उन्होंने लैम्डा नॉट बता दी, जिससे हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट c बता दी, डिनोटिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट h हो गया अपने पास, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो गया। मैंने बोला ही था कि पोटेंशियल की बात हो रही है स्फीयर के, इसीलिए उन्होंने एप्सिलॉन नॉट भी बोल दिया है। चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -e m हो गए हैं, और अब हमें इनमें सब में करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में डेटा बहुत सारा है, तो हमने सारे डेटा को मार्क कर लिया, एंड अब धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन तो उन्होंने सिंपल सा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ पे जो भी ये स्पीड की बातें हो रही हैं, ये दोनों स्पीड भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अच्छा, ये भी है एक और चीज़ सुनो, इमीडिएटली आफ्टर द एमिशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपके लिए समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक, तो ये रहा एक मेटल स्फीयर, एंड दिस इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका अभी जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, वी नॉट है। एक बार देख लेते हैं, प्लस वी नॉट है या माइनस वी नॉट है। इन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट बोला, मतलब वी नॉट की वैल्यू खुद में ही कितनी है, नेगेटिव है। ठीक है, एंड इसकी रेडियस बोल दी है आर। अब बोला सवाल ने कि यहाँ से हमने लैम्डा अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, उसको गिराया है, एंड इसकी जो वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट, ऐसा आपने यहाँ पे लिख दिया। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी वो देखो बच्चों कितनी होगी, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से गिरा, केपेबल है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाहर आते ही जो एनर्जी हमको चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख दी है, एच सी लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक, अब आपका एक डाउट आएगा कि क्या जो नेगेटिव चार्ज, मान के चलो कि इसके ऊपर एक माइनस क्यू चार्ज ऑलरेडी है, तो अगर इस स्फीयर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज ऑलरेडी है, क्या वो इमीडिएटली कुछ इम्पैक्ट लेके आएगा? द आंसर इज नो। देखो, पोटेंशियल डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड तब वर्क करती है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस चलें। अगर फाइनाइट डिस्टेंस आप चलें ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा या फिर उसका जो भी यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा उतना खास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर एनर्जी मिली, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया, और जस्ट बाहर आते ही उसके पास मैक्सिमम पॉसिबल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब इसको मैं mv²/2 से लिख सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा एच सी अपॉन दिस माइनस दिस, और वो mv² का 2 ऊपर m नीचे स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों ये तो हो गया करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। अब इन्होंने पूछा
मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ग्रेट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अब देखो क्या होगा, ग्रेट डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अब आज़ाद हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे चलेगा तो ये बाहर निकलते ही ये जो चार्ज है, जो इनिशियल चार्ज उसमें दे रखा था, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। ठीक, अब होगा क्या कि ये भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो आगे पुश मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा इसको, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा। और अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है, ठीक है, अगर ये आगे भाग रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। सही बात है। और एट अ ग्रेट डिस्टेंस का क्या मतलब है? एट अ ग्रेट डिस्टेंस मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, अब इन्फिनिटी पे पहुँच गया, और मुझे ये वेलोसिटी अब यहाँ पे निकालनी है कि वी इन्फिनिटी कितना होगा। वी इन्फिनिटी का मतलब वेलोसिटी एट इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट इन्फिनिटी आपको निकालना है। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, बात हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ पे अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो मैं यहाँ पे उसी इलेक्ट्रॉन को चूज़ करूँगा जिसकी खुद की स्पीड भी क्या रही हो, मैक्सिमम रही हो। तो अगर मुझे यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एक और छोटी सी सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से बाहर जाते जाएंगे, स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कम होता जाएगा। सही बात है, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला रिपल्शन भी कम होगा। तो इन्फिनिटी पे जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी मैक्सिमम स्पीड होगी, तो उन सारी मैक्सिमम स्पीड में भी मैक्सिमम स्पीड उस इलेक्ट्रॉन की मिलेगी जो सबसे पहले निकल के भागा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन उसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम स्पीड बता दो इन्फिनिटी पे जो भी होगी, कभी भी हमें मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी निकाली जाए तो बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है, उसको मैं hc/λ माइनस hc/λ नॉट से लिख देता हूँ, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो बताओ वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई इंटू इनिशियल पोटेंशियल कितना है, प्लस वी नॉट। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल उन्होंने बोला था, प्लस वी नॉट। दिस इज इक्वल टू, अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वही तो आपको निकालनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो आप देख लो, ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहुँच चुकी है। ठीक है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी को तो ये कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो 2/m, ठीक है, इंटू hc, ये तो आ गया इधर कॉमन, 1/λ माइनस 1/λ नॉट, राइट। एंड इसमें जब ये प्लस होगा, ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2/m इंटू EV नॉट, नेगेटिव साइन, और सब चीज़ का क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट। तो ये मिल गई आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो जैसे ही आपको ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, आपने देखा कि यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन मैच नहीं कर रहा। अगर नेगेटिव साइन मैच नहीं कर रहा है तो फिर अपन इसको क्या मानेंगे कि इसको जो है ऑप्शन बी को हम गलत मानेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपने जो नेगेटिव पोटेंशियल लिया है, अब नेगेटिव पोटेंशियल में अगर आप इसको माइनस वी नॉट लेते हैं तो ये वाला प्लस साइन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस साइन आपका मैच कर जाएगा। पर अगर आप इस वी नॉट को खुद में ही एक नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो फिर इस प्लस की जगह माइनस आना चाहिए। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट को मैंने उसको इनहेरिटली खुद में ही एक नंबर नेगेटिव माना है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन बी गलत लगता है मुझे। ठीक है, ऑप्शन बी की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। पोटेंशियल ऑफ द बीड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरेडिएशन इज गोइंग टू बी दिस मच। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ द बीड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरेडिएशन की आपने बहुत देर तक इसमें क्या करते रहे, आप अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है फेंकते रहे और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली बाहर निकलता जा रहा है, कंटिन्यूसली निकलता जाएगा, तो कभी ना कभी आगे चल के, ठीक है, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो तो कम हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज पे भागेगा, राइट। धीरे धीरे इसका चार्ज पॉजिटिव होने लगेगा और ये जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा और उनको अपने पास बुलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए बिना किसी कैलकुलेशन के ही मैं ऑप्शन सी को क्या कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि बाद में क्या होगा ना बच्चों,
इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था शुरुआत में वो घटने लगेगा, घटते 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 कभी ना कभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फाइनल पोटेंशियल भी पॉजिटिव चार्ज का तो पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो इसी वजह से मुझे पता है कि फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने सी को गलत कर दिया। अब बात करते हैं डी की, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बीड। अब अगर अपन ये वाला निकालना चाहें तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्टडी स्टेट आ चुकी होगी, ठीक है, एक स्टडी स्टेट आ चुकी होगी। अब वो स्टडी स्टेट यहाँ पे क्या रही होगी, आप देखो कि इसके ऊपर कुछ प्लस क्यू नॉट चार्ज आ चुका, ठीक है ना, प्लस क्यू नॉट चार्ज आ चुका। यहाँ से जो भी फोटोन आया उसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, ये इलेक्ट्रॉन अब जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो एस्केप कर जाएं स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, तो वो तो चले जाएंगे, पर एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो, क्योंकि ये चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन अब इन्फिनिटी तक पहुँच के भी वापस अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, ठीक है, या इन्फिनिटी के पहुंचने के पहले ही वापस खींच लिया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, मतलब हम जमीन से जंप कर सकते हैं, पर ग्रेविटी हमें वापस बुला लेती है, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वही केस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, तो मैं बोल देता हूँ कि के क्यू नॉट, ठीक है, बाई आर इंटू इनिशियल, तो ये मैंने लिख दिया बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद, और मैं चाहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब वहाँ से लौट के वापस आ जाए। तो इतना चार्ज आपको चाहिए, तो ये चार्ज की वैल्यू आपको निकाल के दिखेगी एच सी आर अपॉन के, चाहे तो के को इधर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट, एंड ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये तो आपको मिल गया है क्यू नॉट एंड हाँ जी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बीड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, बाहर चले गए, लौट के नहीं आए, ठीक है। अब इसमें आप ये चीज़ सोचो कि इतना वाला तो अपन ने निकाल लिया, इतना फ्रैक्शन तो अपन ने निकाल लिया जो लौट के नहीं आएगा, राइट। ये वी नॉट क्यों है बच्चों, वी नॉट यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज था, ठीक है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज था। तो जो इनिशियल चार्ज था क्यू आई, वो कितना था, वो अपन ऐसे लिखेंगे के क्यू आई बाई आर, ठीक है, एंड ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, इसकी वैल्यू को अपन ने कितना बोला, वी नॉट बोला, ठीक है, एंड वी नॉट बोला है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर वी नॉट इंटू 4πε0, ठीक है। तो इतना चार्ज निकल चुका, उसके बाद इतना चार्ज फर्दर निकल गया, तो जो टोटल चार्ज निकला होगा वो हो जाएगा क्यू नॉट प्लस मॉड क्यू आई डिवाइडेड बाई ई। तो आप इस वैल्यू को लेना, ठीक है, इस वैल्यू को लेना, दोनों को ऐड कर देना और किससे डिवाइड मार देना, ई से डिवाइड मार देना, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये भी मैच कर जाएगा। ई से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन ने टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन भी मैच कर ही जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल है पैराग्राफ, 3 पार्ट हैं इसके, एंड बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो हल्का फुल्का सा यूज़ हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कमाल का है कि लाइट के पास जो है, लाइट हैज़ डुअल नेचर, तो उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने कराया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड फार्मूला है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बढ़िया सवाल इसलिए है कि यहाँ पे ईएम वेव
ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स ये मतलब लाइट के दोनों नेचर को मिला के इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही। तो आइए एक बार समझते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। कंसिडर अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विच अ मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव of light falls on a metal plate of this much area। 66.3 सेंटीमीटर स्क्वायर देखते खुश हो जाना हो, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट से मिलता जुलता वैल्यू है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटा आपके सपोर्ट में है, वो चाहता है कि चीज़ें कटवट होंगी एंड आपको ये वाला कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाएगा। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एज शोन, तो यहाँ पे ये तो रही मेटेलिक प्लेट, इस मेटेलिक प्लेट में यहाँ से लाइट रे कुछ आ रही है और मेटल प्लेट और लाइट रे के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। ठीक, अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो दे दी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट हमारे लिटरली किसी काम का नहीं है, फेज कांस्टेंट का ये वेव में कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं होता, तो हम उसे भूल जाएंगे और अपना फोकस रहेगा ओमेगा के ऊपर और ई नॉट के ऊपर। ई नॉट की वैल्यू उन्होंने 15 दे दी, ओमेगा की वैल्यू उन्होंने 9.5 इंटू 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड्स दे दी है। इनिशियल फेज कांस्टेंट है, देखो उन्होंने इसका वैल्यू नहीं बताया, मतलब काम का नहीं है। फॉर अ प्लेन वेव, ठीक है, प्लेन वेव मतलब एक ही प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या दूसरे प्लेन में परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी, वो वाली। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एनर्जी आपको गिवन है, एनर्जी डेंसिटी, एक एनर्जी डेंसिटी आपने ये पढ़ी होगी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और ये एनर्जी है ई नॉट मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये जो होती है, ये होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लिख देता तो वो हो जाती 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। समझ गए बात को? तो ये और ये मिलके ये बनता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी डेंसिटी ई नॉट स्क्वायर से अपना काम हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट, जो फोटो करंट यहाँ से जा रहा है V, तो हमने यहाँ पे एक VA माइनस VC पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, वो इन्होंने दे दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज शोन बाय द ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि -2 वोल्ट से ये ग्राफ शुरू हुआ एंड 1 वोल्ट के बाद में जो है ग्राफ सैचुरेट हो गया। तो एक बार मैं ग्राफ ये बना देता हूँ आपको यहाँ पे, इस तरीके से बच्चों ये ग्राफ जा रहा है। तो जब VA माइनस VC 0 है तब मुझे जो फोटो करंट है वो 4 माइक्रो एम्पियर का दिख रहा है एंड सैचुरेशन करंट जो है यहाँ पे मुझे 6 माइक्रो एम्पियर का दिख रहा है। जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो आप देखो -2 वोल्ट का है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, फिर डेटा दे दिया उन्होंने, C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, चार्ज कितना होता है, H कितना होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दे दी। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका होगा। एक एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है जिससे अपन क्या मेजर कर रहे हैं, एक कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। दूसरा वोल्टेज है जिसको अपन VA माइनस VC को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्वांटम यील्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है? वैसे यील्ड होता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ये क्वांटम यील्ड होती है। तो क्वांटम यील्ड अपने को निकालनी है। उन्होंने दो तो वैल्यूज दे दी और बोला कि यूनिटी का मतलब 1 व्हेन सैचुरेशन करंट फ्लोज अदरवाइज लेस देन यूनिटी एंड इट हैज नो यूनिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन फोटो। तो क्वांटम यील्ड का, जैसे पहले क्वेश्चन का भी पहला स्टेटमेंट अपन ने देखा था, क्वांटम यील्ड का कोई लेना देना नहीं है फोटॉन्स वगैरह के साथ यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो अपने वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो अपने को देखना है कि अब किस तरीके से आंसर निकालें। तो देखो ये रही लाइट, और लाइट जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में आ रही है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में बच्चों ये लाइट आ रही है। ठीक है, इस एरिया को मैं बोल देता हूं A, पर क्वेश्चन ने ये वाला एरिया नहीं दिया, क्वेश्चन ने आपको दिया है ये वाला एरिया। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको दिया है बच्चों यहाँ पे ये वाला एरिया, और इस एरिया की वैल्यू उन्होंने मान लीजिए कितनी दी है, A0। ये एंगल अगर यहाँ से ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि A0 साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू A।
ये अलग है। जब भी ओब्लिक इंसिडेंस होता है तो एंगल्स का ध्यान दें, क्योंकि जो एरिया सरफेस का है वो अलग चीज़ होती है और जो एरिया जिस एरिया के थ्रू एनर्जी गिर रही है वो अलग चीज़ होती है। तो जब मुझे इंटेंसिटी लिखनी है बीम की, तो बीम की इंटेंसिटी में मैं एरिया ए को काउंट करूंगा, और जब मुझे देखना है कि ये वाला एरिया अगर दिया है तो आपको जो ए एरिया बीम की इंटेंसिटी वाला जो एरिया है बच्चों, वो अपने ए नॉट एरिया का कितना होगा, बाय 2 होगा। ये तो हो गई पहली गलती जो यूजुअली बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं कि एरिया में उन्होंने गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, दूसरी बात ये, अब देखो मुझे क्या क्या निकालना है। उन्होंने बोला है कि अपने को क्वांटम यील्ड निकालनी है, और क्वांटम यील्ड जो है हमेशा कौन सी वैल्यू पे मेजर करते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ ग्राफ के अंदर तो इन्होंने बहुत सारा करंट दे रखा है। ठीक है, बहुत सारा करंट यहाँ पे दे रखा है, तो जो क्वांटम यील्ड मेजर की जाएगी ना, वो मेजर की जाती है सैचुरेशन करंट पे। ये ध्यान रखना, सैचुरेशन करंट पे मेजर की जाती है। ठीक, तो सैचुरेशन करंट पे अगर आपको मेजर करना है तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है, सैचुरेशन करंट आता है। तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू कितनी है, IS। ठीक है ना, सैचुरेशन करंट की वैल्यू है IS। इसमें अगर मैं 1 सेकंड की सारी कैलकुलेशन कर लूँ, इन 1 सेकंड में अगर मैं सारी कैलकुलेशन कर लूँ कि 1 सेकंड में कितने फोटोन गिरे और 1 सेकंड में कितने जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, वही अपना रेशियो हो जाएगा क्वांटम यील्ड का। तो सैचुरेशन करंट आपको पता है। ठीक, सैचुरेशन करंट ही अगर 1 सेकंड का लिखोगे तो क्या यही चार्ज हो जाएगा, और इसी चार्ज को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ, E से डिवाइड कर दूँ, तो क्या मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जी हाँ, तो ये तो हो गया अपना ES/E। ठीक, अब बात करनी है नंबर ऑफ फोटॉन्स की, कि फोटॉन्स जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कैसे निकाले जाएं। तो देखो बच्चे, उसको कैसे निकालें। नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए इन्होंने आपको दी है इंटेंसिटी, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी के साथ एक इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू C। ठीक है, ये भी EM वेव के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये इंटेंसिटी अब आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, इसमें इस इंटेंसिटी के अंदर इंटेंसिटी होती है एरिया, मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस इंटेंसिटी के अंदर अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ कौन सा एरिया मल्टीप्लाई होगा, A या फिर A0, क्योंकि इंटेंसिटी आपको इस वेव की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू A0 sin 30। ठीक है, इंटेंसिटी में अगर एरिया मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी में अगर एरिया मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगी पावर। ठीक, और ये पावर है एनर्जी 1 सेकंड की, समझ गए, एनर्जी 1 सेकंड की। इसी पावर को अगर मैं एक एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आप निकालेंगे h न्यू से। अब h न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप लिख पाएंगे ओमेगा बाय 2 पाई से, क्योंकि डेटा गिवन है ओमेगा का। ठीक है, तो आइए इस पूरी इंटेंसिटी को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो इंटेंसिटी हो गई 12 एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू C मल्टीप्लाइड बाय A0/2, द होल थिंग डिवाइडेड बाय h ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है जी, ये आपको सॉल्व करना है। हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकता है परेशान करे, बट डेटा मतलब हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। चीज़ें एक्चुअली थोड़ी बहुत कट भी जाती हैं। एंड आप देखना कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग से सब्स्टिट्यूट मत करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, उसको आप यहाँ पे यूज़ करना। तो वो यूज़ करने के बाद आपको आंसर जो है वो ये मिल जाएगा 0.038। ठीक है, 0.038 आंसर, ये नहीं, आई थिंक 0.019 आता है। ठीक है, 0.0 मतलब देख लेना, मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा। हाँ, 0.038 ही आता है बच्चों, 0.038, ये सही है। ठीक है, तो ये जो भी है आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला को तो अपना क्वांटम यील्ड निकल चुकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड 25। तो पहले जो E0 की वैल्यू थी वो थी 15 से इन्होंने बढ़ा के कर दी है 25।
हाउ मच विल द सैचुरेशन करंट बिकम, मतलब नया सैचुरेशन करंट कितना होगा। पुराना सैचुरेशन करंट हमने देखा था 6 माइक्रो एम्पियर का आ रहा था, वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हैं 6 माइक्रो एम्पियर का करंट आ रहा था। तो आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की कि भैया सैचुरेशन करंट से मैं ई नॉट तक कैसे पहुंचूं। ठीक है, तो देखो सैचुरेशन करंट जो है वो डिपेंड करता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस पर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है कितने फोटॉन्स गिरे हैं, सही बात है, कितने फोटॉन्स गिरे हैं। फोटॉन्स उतने ही गिरेंगे, फोटॉन्स उतने ही गिरेंगे जितनी एनर्जी गिरी होगी। ठीक है, जितनी एनर्जी गिरी होगी। एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में होगी बच्चों, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में है, और जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शन में है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। ये है भैया अपना पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। तो कुल मिला के मुझे ये बात दिखी कि जो सैचुरेशन करंट है वह एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो जो नया सैचुरेशन करंट आएगा वो हो जाएगा IS/6 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ई नॉट कितना हो चुका है 25, पहले कितना था 15 का होल स्क्वायर। तो IS की वैल्यू आपको मिलेगी 6 इंटू ये हो जाएगा 5/9, 25/9। ठीक है, तो 25 इंटू 2/3 ये आपको निकालना है, तो 16.67 माइक्रो एम्पियर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखा ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट भी एक अच्छा सवाल है एंड उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Instead of a simple plane wave, a complex plane wave of light governed by the following equation falls on the metallic plate. तो अब जो लाइट गिर रही है बच्चों वो उसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है ई नॉट कॉस ओमेगा टी, अब मैं ये फाई नॉट को नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ अपने इतने काम का नहीं है, प्लस ई नॉट, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने इतना तो सीखा होगा कि कहीं पे भी अगर हमें लिखना है तो साइनोसॉइडल का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन कॉस स्क्वायर बन रहा है मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा लीनियर फंक्शन में। तो ये आपके पास बन जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस, ठीक है, तो बताओ यार कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ई नॉट बाई 2 माइनस ई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, आई थिंक ये प्लस होता है, कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 + 2 कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि अपने पास एक और फंक्शन तैयार हो चुका है। ये तो कांस्टेंट हो गई फील्ड, तो ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी और ई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी का कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो अभी इन्होंने बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना 2 वोल्ट आया था, तो एक बार वो वाली कैलकुलेशन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इनिशियली या बिफोर की अगर बात करें तो बिफोर जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना था 2 वोल्ट का, माइनस में था, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें 2 वोल्ट का। तो वहाँ पे अपन क्या इक्वेशन लिखते हैं, वहाँ पे अपन लिखेंगे कि एच न्यू या एच ओमेगा बाई 2 पाई जो इनिशियल एनर्जी थी माइनस फाई नॉट, ठीक है, माइनस फाई नॉट, एंड दैट वाज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आफ्टर क्या कर दिया, तो अब लाइट के पास ना 2 एनर्जी है बच्चों, यहाँ पे लाइट के पास 2 एनर्जी गिर रही है। तो इस दोनों एनर्जी में एक तो है ओमेगा की, एक है 2 ओमेगा की। तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज़्यादा होगी इस वाले की, ठीक है, फोटोन की। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा या स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसके लिए डिफाइंड होगा वो ये है डोमिनेटिंग फैक्टर, ये है डिसाइडिंग फैक्टर, इसका डिसीजन नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे एच ओमेगा बाई 2 पाई, वर्क फंक्शन वही है, इज इक्वल टू, अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एच ओमेगा बाई 2 पाई माइनस फाई नॉट बराबर 2 EV है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए फाई नॉट की वैल्यू हम चाहें, आई थिंक गिवन है फाई नॉट, एक बार डेटा देख लेते हैं। नहीं, फाई नॉट गिवन नहीं होगा शायद, चलिए कोई बात नहीं, फाई नॉट की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास एनर्जी है। तो मैं यहाँ से एच ओमेगा बाई 2 पाई से एनर्जी ऑफ द फोटोन निकाल सकता हूँ और उसमें से 2 माइनस करके मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही वर्क फंक्शन मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है,
वर्क फंक्शन निकालने के बाद फिर आप उसमें से क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे और डबल करके फाइंड आउट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो फाइंड आउट की वैल्यू आपको मिलेगी एच ओमेगा, तो एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ओमेगा, ओमेगा था 9.5 10⁻15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, एंड मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सारा डेटा तो आपका जूल्स में जा रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से प्लस, ठीक है, फाइंड आउट चाहिए ना, चलो ये भी माइनस ही होगा, तो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको फाइंड आउट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, फाइंड आउट की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड आउट की वैल्यू देख लेना, 10 की पावर -19 -15 तो पूरी कैंसिल हो गई है, तो ये बनेगा 6.63 इंटू 9.5 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.6। ठीक है, -2 लीजिए, इसको आप सॉल्व करना बच्चों, ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को आप यहाँ पे डबल करके रख देना, फाइंड आउट जो है आपको मिल ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये मिलने के बाद आपको ये वाली एनर्जी मिल जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा। ठीक, और जितना मुझे याद है ये सॉल्व होके शायद 8.27 वोल्ट्स के आसपास आ जाएगा, 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई हटा देना, उससे आपका ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। पर दिक्कत ये है कि 8.27 सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पे मुझे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 हैं, तो ए और बी तो गलत हो गया, सी और डी में से मुझे चेक करना है। तो आइए सी और डी की भी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो डी है उन्होंने पूछा है कि सैचुरेशन करंट बताओ। सैचुरेशन करंट में मैंने अभी जस्ट यहाँ पे प्रूव किया कि सैचुरेशन करंट जो है वो ई नॉट स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। पर अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड ई नॉट का वो तो 1/2 हो ही चुका, पर आप ये भी देखो यार कि जो 2 ओमेगा टी है फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई है, तो मुझे एक बार फ्रीक्वेंसी का भी आइडिया लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी देखो अलग से कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ, और कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं कि जितनी भी पावर गिरी है, ठीक है, या जितनी भी इंटेंसिटी है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एक फोटॉन की एनर्जी, तो वो हो जाएगी h ओमेगा बाय 2 पाई। मतलब बेसिकली ये जो सैचुरेशन करंट आ रहा है ये किसके प्रोपोर्शन में है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा के प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आ गई, तो ई नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा ही रहा था, ये ऑलरेडी अपने फोटॉन्स निकाल ही रहा था, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो पिछले वाले का 6 माइक्रो एम्पियर का सैचुरेशन करंट तो बन ही चुका। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 माइक्रो एम्पियर। इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो कुछ भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने वाला, ये जो है ये भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब इसकी बताइए कितना होगा, क्योंकि जब आपने ई नॉट स्क्वायर ओमेगा लिया तो इसके प्रोपोर्शन में मुझे 6 मिला। ठीक है, तो जो इसका कंपोनेंट है इनकी वजह से वो सैचुरेशन करंट कितना होगा, तो वो होगा 6 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है हाफ, तो ई नॉट स्क्वायर के हिसाब से 1/2 का स्क्वायर इंटू जो नीचे आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हो गई है डबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, तो ये बना 1/8, तो 6/4 तो 1.4 का भी आधा 0.75, तो अपने पास आ जाएगा 6 प्लस 0.75 माइक्रो एम्पियर। तो अपना आंसर आ गया है बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, ये है, तो बढ़िया सवाल था। पार्ट जो इसका पहला था क्वांटम यील्ड का, उसमें थोड़ी बहुत हम ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन थी। बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हालांकि फिर भी आपको जो है h ओमेगा बाई 2 पाई तो कैलकुलेट करना ही पड़ता, और वो अपन वैसे भी पहले कैलकुलेट कर लेते तो पहले भी काम आता और यहाँ पे भी काम आ ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए 5 सवालों के साथ, जिसमें मैं और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। थैंक यू।